सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ होती हैं और ना मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ दिखाने, मंगल बताने और आपको सावधान करने मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के थाईलैंड दौरे की। दरअसल छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी राजधानी बैंकॉक में हैं। आगमन पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। प्रधानमंत्री को देखकर आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े लोगों के। पीएम मोदी पहले भी थाईलैंड गए थे लेकिन ये पहला आधिकारिक दौरा है उनका और आज उनकी पीएम शिनावात्रा से मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए, लेकिन इस दौरान एक याद रखने वाली तस्वीर भी दिखी जब पीएम मोदी के लिए रामलीला का मंचन किया गया। थाईलैंड का भगवान राम और रामायण से क्या कनेक्शन है, आज आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही बात होगी बांग्लादेश की, क्योंकि इस शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं और चर्चा है कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो सकती है। अगर मुलाकात होगी तो क्या बात होगी, इस पर भी आगे आपको बताएंगे। और शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के थाईलैंड दौरे से। जब प्रधानमंत्री बैंकॉक पहुंचे तो उन्हें देखने, उनसे मिलने के लिए बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग जुट गए और इस दौरान भारतीय संस्कृति के खूबसूरत रंग भी नजर आए। थाईलैंड में अपने लोगों से मिलते हुए प्रधानमंत्री मंत्रमुग्ध थे और जो प्रधानमंत्री को देखने आए थे उनकी आंखों से खुशी छलक रही थी। इसी पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमने, देखिए। ये लगाव है, सम्मान है या प्यार है, या कहीं कि एक ऐसा एहसास है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए देर से जो आंखें इंतजार कर रही थीं, जब उन्हें देखा तो भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रहा। आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। कुछ कहना था शायद, पर बिना कहे ही आंसुओं से जज्बात बयान हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आशीर्वाद का हाथ सिर पर रखा, स्नेह किया, दुलार दिया। थाईलैंड में पीएम मोदी के दौरे की ये अविस्मरणीय तस्वीर है और ऐसी तस्वीरों का सिलसिला है। शुरुआत बैंकॉक के एयरपोर्ट से हुई, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर ही उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। थाईलैंड से भारत का सदियों पुराना सांस्कृतिक रिश्ता है, मजबूत दोस्ती है, अपनापन है और यहाँ बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। हर जगह भारतीयता की छाप नजर आई, जिसने प्रधानमंत्री को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनसे मिलने के लिए भारतीय समुदाय के लोगों में हमेशा की तरह होड़ नजर आई। प्रधानमंत्री भी पूरी आत्मीयता के साथ मिले। किसी से हाथ मिलाया, किसी से बात की और इस छोटी सी बच्ची के गाल पर थपकियां दी। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के थाईलैंड के दौरे पर राजधानी बैंकॉक पहुंचे। भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के बाद उन्होंने थाईलैंड की पीएम पाइतोंगतार्न शिनवात्रा से मुलाकात की। पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा की बेटी पाइतोंगतार्न को संसद ने प्रधानमंत्री चुना था। 37 साल की उम्र में पीएम बनने वाली ये थाईलैंड की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। इस पद पर पहुंचने वाली थाईलैंड की दूसरी महिला और शिनवात्रा परिवार से बनने वाली तीसरी प्रधानमंत्री हैं। भारत और थाईलैंड की मौजूदा प्रधानमंत्री की ये दूसरी मुलाकात है। अक्टूबर 2024 में वियतनाम में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान उनकी प्रधानमंत्री मोदी से पहली मुलाकात हुई थी। ये पीएम मोदी की तीसरी थाईलैंड यात्रा है, पर आधिकारिक तौर पर
पहला दौरा है, इसलिए दोनों नेताओं में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने व्यापारिक संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब कुछ दिन पहले ही थाईलैंड में बड़ी आपदा झेली है। 28 मार्च को आए भूकंप में थाईलैंड को जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। पाइतोंगतार्न शिनवात्रा के साथ जब पीएम मोदी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सबसे पहले जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। आजादी के बाद से ही भारत और थाईलैंड के संबंधों की बुनियाद पड़ी, जो समय के साथ मजबूत होती गई। 2022 में दोनों ने अपने संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। सांस्कृतिक रिश्तों के साथ थाईलैंड के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते भी बेहद मजबूत हैं। आसियान देशों में सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद थाईलैंड भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बीते कुछ सालों में थाईलैंड ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, एग्रो प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, फूड प्रोसेसिंग और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। दोनों देशों के बीच सितंबर 2004 में बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए अर्ली हार्वेस्ट स्कीम यानी EHS समझौता हुआ था, जिसके तहत कुछ वस्तुओं या सेवाओं को तत्काल टैरिफ फ्री कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे और द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के कारोबारी रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पीएम मोदी ने लिखा है कि भारत और थाईलैंड आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना चाहता है और आज दोनों देशों के बीच कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के साथ साथ शिपिंग, फिनटेक और अंतरिक्ष में मिलकर काम करने पर बात भी हुई। बिम्स्टेक देशों के छठे शिखर सम्मेलन से पहले बैंकॉक में प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने रात्रि भोज भी इसका आयोजन किया, जिसमें पीएम मोदी, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस, नेपाल के प्रधानमंत्री समेत कई लोग वहां पर शामिल हुए। इससे पहले आज पीएम मोदी जब बैंकॉक पहुंचे तो उन्होंने थाईलैंड की एक अलग अंदाज वाली रामलीला भी देखी। भगवान राम का थाईलैंड से क्या कनेक्शन है, अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भगवान राम, माता सीता और उनके साथ लक्ष्मण, रामायण की कथा का भाव विभोर करने वाला मंचन, नृत्य, संगीत और भक्ति के साथ राम कथा की ऐसी प्रस्तुति भारत के अलावा सिर्फ थाईलैंड में होती है। इसीलिए जब पीएम मोदी बैंकॉक पहुंचे तो वहां इस अलग तरह की रामलीला का मंचन देखा, जिसे रामकियन कहा जाता है। रामकियन भारत और थाईलैंड के सदियों पुराने धार्मिक सांस्कृतिक रिश्तों की पहचान है। प्राचीन काल में भारत से हिंदू संस्कृति थाईलैंड पहुंची थी। आज भी भगवान राम की पूजा अर्चना और उनकी कहानी का मंचन उसी तरह हो रहा है। थाईलैंड में बौद्ध धर्म प्रमुख है, लेकिन उसकी संस्कृति पर हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव है। रामकियन यानी रामायण को थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ माना जाता है और थाई राजा अपने आप को भगवान राम की छवि से जोड़कर देखते हैं, इसीलिए उन्हें राम की उपाधि दी गई है। थाईलैंड में राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और राम विष्णु के 7वें अवतार हैं। थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है, जो भगवान विष्णु से जुड़ा है और राजशाही की शक्ति का प्रतीक है। रामायण की कथा थाई लोक जीवन में रची बसी है और संस्कृत पाली के प्रभाव आज भी भाषाओं और परंपराओं में झलकते हैं। मैं थाईलैंड सरकार का आभारी हूं कि मेरी यात्रा के उपलक्ष्य में 18वीं शताब्दी की रामायण म्यूरल पेंटिंग्स पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री शेनावात ने अभी मुझे त्रिपिटक की भेंट की। बुद्ध भूमि भारत की ओर से मैंने इसे हाथ जोड़कर स्वीकार किया।
थाईलैंड में फिलहाल चक्री वंश के राजा हैं। इस वंश की स्थापना 1782 ईस्वी में हुई थी। पहले राजा को रामा प्रथम नाम दिया गया। तब से हर राजा के साथ राम जोड़ा जाने लगा। जब रामा प्रथम ने बैंकॉक को राजधानी बनाया तो उन्होंने रामकियन को बढ़ावा दिया। वर्तमान राजा महावजीरालोंगकोर्न को रामा दशम कहा जाता है, क्योंकि वे वंश के 10वें राजा हैं। हिंदू संस्कृति के साथ भारत से बौद्ध धर्म भी थाईलैंड पहुंचा। सम्राट अशोक के समय बौद्ध भिक्षुओं ने थाईलैंड में बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाया था। आज थाईलैंड की 90% से ज्यादा आबादी थेरवाद बौद्ध धर्म का पालन करती है और ये भारत के साथ मजबूत रिश्तों का आधार रहा है। पीएम मोदी ने जब प्रधानमंत्री श्रीनावात्रा से मुलाकात की तो उन्होंने 108 वॉल्यूम वाली द वर्ल्ड त्रिपिटक सज्या फोनेटिक एडिशन भेंट की। त्रिपिटक भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, जिसे बौद्ध धर्म का अहम धर्म ग्रंथ माना जाता है। पीएम मोदी को भेंट किया गया ये संस्करण पाली और थाई भाषाओं में लिखा गया है, जिसमें 90 लाख से अधिक अक्षरों का सटीक उच्चारण किया गया है। ये भेंट भारत के आध्यात्मिक नेतृत्व और बौद्ध देशों के साथ उसके स्थायी और मजबूत दोस्ती का प्रमाण है। पिछले वर्ष भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को भारत से थाईलैंड भेजा गया। यह बहुत खुशी की बात है कि 4 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं को दर्शन करने का अवसर मिला। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत खुशी है कि 1960 में गुजरात के अरावली में मिले पवित्र रेलिक्स को भी थाईलैंड दर्शन के लिए भेजा जाएगा। इस वर्ष 600 से अधिक बौद्ध श्रद्धालु इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सभा का हिस्सा बने। थाईलैंड के साथ भारत के मजबूत धार्मिक सांस्कृतिक संबंध तो हैं ही, विदेशी नीति और रणनीतिक तौर पर भी थाईलैंड भारत के लिए बेहद अहम है। 1991 में भारत ने जब लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई थी या फिर 2014 में जब मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की तो उसके केंद्र में थाईलैंड रहा है। इस पॉलिसी के जरिए भारत आसियान देशों और पूर्वी एशियाई देशों के साथ गहरे संबंध बनाना चाहता है। साथ ही व्यापार, निवेश, सुरक्षा और सांस्कृतिक साझेदारी को बढ़ावा देना भी इसका मकसद है। भारत की इस नीति को चीन की विस्तारवादी नीति का जवाब माना जाता है और इसमें थाईलैंड भारत का अहम साझेदार है। इसके अलावा थाईलैंड न सिर्फ व्यापार और निवेश के लिहाज से अहम है, बल्कि पर्यटन के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। थाईलैंड भारतीय पर्यटकों की तीसरी सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन है। मलेशिया और चीन के बाद सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक थाईलैंड जाते हैं। 2024 में भारत के 21 लाख लोग थाईलैंड घूमने गए थे। 2023 से तुलना करें तो एक साल में लगभग 30% का इजाफा था। वही साल 2022 में थाईलैंड से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या 64,000 से ज्यादा थी। बौद्ध धर्म को मानने वाले थाईलैंड के लोग आमतौर पर भारत में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और सांची जैसी जगहों को देखने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिम्स्टेक का गठन 1997 में हुआ था। भारत के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका इसके सदस्य देश हैं। कल की बैठक में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और इस संगठन का उद्देश्य व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देना होगा। बिम्स्टेक की बैठक में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल श्रीलंका के लिए रवाना भी हो जाएंगे। लेकिन कल की बैठक एक और वजह से खास इसलिए भी है क्योंकि बैंकॉक के इस सम्मेलन में बांग्लादेश के प्रतिनिधि के तौर पर मोहम्मद यूनुस भी शामिल हो रहे हैं और चर्चा ये की जा रही है कि कल उनकी प्रधानमंत्री मोदी से पहली मुलाकात हो सकती है। ऐसे में पीएम मोदी से मुलाकात और बातचीत के लिए बांग्लादेश की तरफ से अनुरोध किया गया है। हालांकि भारत ने अभी कंफर्म नहीं किया है कि मुलाकात होगी कि नहीं। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। सात देशों के मंच पर मुलाकात तो तय है, साझा बैठक में भी दोनों साथ रहेंगे। पर ऐसी मुलाकात के अलावा क्या पीएम मोदी मोहम्मद यूनुस से निजी तौर पर बात करेंगे, ये अभी साफ नहीं है। हाँ, बांग्लादेश पीएम मोदी और यूनुस की मुलाकात के लिए बेकरार है।
पीएम मोदी के थाईलैंड जाने से पहले ही बांग्लादेश ने कहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात की बहुत अधिक संभावना है। असल में बांग्लादेश प्रधानमंत्री मोदी से एक मुलाकात का मौका मांग रहा है, अनुरोध कर रहा है। Expecting a meeting between Professor Yunus and Indian Prime Minister Modi. Has there been any request from your side for a meeting? There has been a request from our side, and we certainly hope that this will take place. पिछले करीब 8 महीनों में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी आई है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बनी यूनुस सरकार और उसके फैसलों ने जानबूझकर तनाव बढ़ाया है, लेकिन अब तस्वीर बदलने लगी है। नाकाम यूनुस सरकार चौतरफा घिरी है और हो सकता है कि इसलिए यूनुस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। हालांकि बिम्स्टेक में ये मुलाकात होगी या नहीं, इस पर भारत की तरफ से कोई संकेत नहीं दिया गया। पर अगर ऐसा होता है तो पिछले साल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली बार दोनों नेता मिलेंगे और इस मुलाकात पर चीन और पाकिस्तान की खास नजर रहेगी। यूनुस अभी चीन के दौरे से लौटे हैं। जब वहां थे तब उन्होंने भारत को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। यूनुस ने चीन को बांग्लादेश आकर उत्पादन करने का खुला न्योता दिया, पर साथ ही भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को लैंडलॉक्ड बताया, जिनके पास समंदर तक जाने का रास्ता नहीं है। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy, build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. भारत को लेकर बांग्लादेश का रुख आगे क्या रहने वाला है ये साफ नहीं, पर सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए बांग्लादेश अहम है। उसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो भारत के 5 राज्यों से मिलती है और इसलिए जानकार मानते हैं कि बांग्लादेश के साथ दोस्ती जरूरी है, बातचीत होती रहनी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शुभ मंगल सावधान में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।